देखिए, जब हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों की बात होती है तो उसमें कांग्रेस का नाम सबसे पहले आता है। और आप सभी जानते हैं, एक बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। आज़ादी के पहले से आई हुई है। लेकिन आप देखेंगे, शुरुआती दौर में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय इसका उद्देश्य राजनीति करना बिल्कुल भी नहीं था। तो आज हम लोग कांग्रेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसमें कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे और आप देखेंगे कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग किसी संस्था की स्थापना करते हैं तो कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ जरूरी काम होते हैं। उन काम के लिए उस संस्था की स्थापना की जाती है। तो शुरुआती उद्देश्यों को भी देखेंगे हम लोग और इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में कई मत दिए गए। सेफ्टी वॉल थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी, उन पर भी बात कर लेंगे। और कांग्रेस के शुरुआती युग को भी हम लोग देखेंगे, शुरुआती समय को। फिर हम लोग गांधी युग को देखेंगे और नेहरू युग पर भी बात करेंगे, इंदिरा युग। फिर आप देखते हैं गांधी परिवार का युग शुरू होता है। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कांग्रेस से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो सभी के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद हमारे महात्मा गांधी साहब के मन में ये विचार आया था। उन्होंने कहा भी था कि इस कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, किसी एक व्यक्ति की ये पार्टी नहीं थी, सभी ने आप देखिए इसके नीचे रहकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और शायद मुझे लगता है कि वो कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं देखना चाहते थे। वो जानते होंगे कि कांग्रेस आगे चलकर अगर रही तो बहुत बुरी स्थिति में भी जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब कितनी बुरी स्थिति में बनी हुई है। लोकसभा में आप देखिए विपक्ष का नेता नहीं है 2 बार से। ना तो आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके पास इतनी सीटें आ गई थी कि वो लोकसभा में आप देखिए कि अपना विपक्ष का नेता एक तरह से बना सके। और ना ही 2019 के लोकसभा चुनाव में 10% सीटें भी टोटल में से नहीं आ पाई हैं। क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% आपके पास सीटें होनी चाहिए। एक बार आप लोग गांधी नेहरू परिवार को देख लीजिए। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू, किनका नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता पिता का। उसके बाद आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला नेहरू से। उनके बच्चे का नाम आप देखिए इंदिरा गांधी होता है। इंदिरा गांधी की शादी होती है आप देखेंगे फिरोज गांधी से। अब आप लोगों के, कई लोगों के मन में आता है कि यहाँ से गांधी, नेहरू की जगह गांधी नाम क्यों जुड़ गया। तो ऐसा माना जाता है कि फिरोज जो थे एक गांधी को बहुत मानते थे और इन्होंने यहाँ तक कि उनका आगे का सरनेम भी ले लिया था। तो वहीं से आप देखेंगे फिरोज गांधी इनका नाम जुड़ जाता है। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे होते हैं आप देखेंगे राजीव गांधी और संजय गांधी। और राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से। और जिनके बच्चे आप देखेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी की शादी होती है रॉबर्ट वाड्रा से, जिनके 2 बच्चे हैं, मिराया वाड्रा और रिहान वाड्रा। वहीं अगर हम लोग संजय गांधी की बात करें तो मेनका गांधी इनकी भी पत्नी का नाम। और इन दोनों का बच्चे बेटे का नाम है वरुण गांधी। और आपको मालूम होगा कि मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो इसकी भी अपनी एक कहानी है। और आप देखते हैं कि 1975 से 77 के बीच संजय गांधी का काफ़ी दबदबा था। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था उस समय आप देखिए कि पूरे सभी निर्णय संजय गांधी के द्वारा लिए जा रहे थे। कांग्रेस में इन्हीं को अगला उत्तराधिकारी समझा जाता था। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, परिस्थिति आप सभी जानते हैं बनती है। राजीव गांधी राजनीति में आते हैं और कहा जाता है राजीव गांधी राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। और अभी कांग्रेस आप देखेंगे तो ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। तो ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भारतीयों ने 1857 का आंदोलन किया। आपको मालूम भी होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इतिहास में। उसके बाद भारतीयों का विरोध कभी रुका नहीं और चलता रहा। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की और उसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा का
नामक संस्था का निर्माण किया गया और भारतीय आंदोलन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था। ए ओ ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पर एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत की सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक उत्थान के लिए एक संगठन बनाने की अपील की। आप देखिए, कांग्रेस से पहले भी कई संगठन थे, लेकिन आप देखिए कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था, और आप देखिए कि अपने अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव था। ऐसे संगठन की जरूरत पड़ी जो आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व कर सके, सभी संगठनों के ऊपर हो। और ए ओ ह्यूम के प्रयास से भारतवासियों को प्रभावित किया और राष्ट्रीय नेताओं और सरकार के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की और बाद में बंगाल में नेशनल लीग, मद्रास में मद्रास महाजन सभा और मुंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसी क्रम में की गई थी। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड गए, वहां ब्रिटिश प्रेस तथा सांसदों से बातचीत कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर ली इन्होंने। और आप देखेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ और जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो विधिवत रूप से अगर हम लोग कहें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हो जाती है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका आप देखिए संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया और इसके उपरांत संगठन में महिला भागीदारी हमेशा बढ़ती ही गई है। और इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस के रूप में भारतीयों को एक माध्यम मिल गया जो स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका नेतृत्व करता रहा। और राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1900 मार्च तक उदारवादी युग के नाम से आप लोग जानते हैं। आप देखते हैं नरमपंथी इन्हें आप कहते हैं, फिर गरमपंथी आते हैं, फिर गांधी युग शुरू हो जाता है। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य की बात करें कि शुरुआत में इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था और राष्ट्रीयता के माध्यम से सुधार लाना था। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित थे और इसमें आप देखेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में संलग्न व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, आने वाले वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, उन पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना। उसके बाद आप देखेंगे कि देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करना, धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता का विकास और सुदृढ़ीकरण करना, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा, उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना और भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे शिक्षित वर्ग को एकजुट करना, ये शुरुआती कांग्रेस के उद्देश्य थे, काम थे। एक तरह से उन्होंने इन उद्देश्य के लिए इस कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन कांग्रेस के बारे में कई थ्योरी भी दी जाती है, कई कथन कहे जाते हैं। सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और आप देखिए कि आप लोगों ने कुकर देखा होगा, उसमें आप देखते हैं कि एक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है। आप देखिए प्रेशर अगर नहीं निकलता है तो आप देखते हैं वो वॉल्व निकल जाता है, लेकिन अगर ना निकले तो बम की तरह फूटेगा। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय आप देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा कई वादे किए गए, वो नहीं पूरे किए गए, तो लोगों में गुस्सा भर रहा था और उस गुस्सा को शांत करने के लिए कहते हैं कि इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया और गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम से सुरक्षा वॉल्व की परिकल्पना करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर प्रहार किया और संगठन को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया। उन्होंने संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा और उस आसन्न खतरों से बचना बताया। उनका कहना था कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और शुरुआती दौर में आप देखेंगे इसमें पढ़े लिखे कुछ ही लोग शामिल थे कांग्रेस में, ठीक है।
और आप देखें अंग्रेजों की एक तरह से पूरी आप कहिए कि उन्हीं के ख्याल रखती थी, उन्हीं की बातें करती थी। और आप देखिए निचले हमारे यहाँ जो किसानों की समस्या थी और भी वर्ग की समस्याएं थी, उन्हें उठाने का काम भी नहीं करती थी। और आप देखिए यहाँ तक कह दिया इसके बारे में कि ये पढ़े लिखे चंद लोगों की एक तरह से संस्था है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व विस्थापित भारतीय राजाओं, अवध के नवाबों और ताल्लुकदारों और जमींदारों ने किया था। इस विद्रोह स्वरूप भी अखिल भारतीय नहीं था और नेतृत्वकर्ता के रूप में सामान्य जन की भागीदारी सीमित रूप में थी। कांग्रेस की स्थापना के समय तक स्थिति में बदलाव आ चुका था और इस ब्रिटिश प्रशासन के शोषण के विरुद्ध समाज प्रत्येक वर्ग हिंसक मार्ग अपनाने को तैयार था। और इसी बाद आप देखिए कि हिंसक क्रांति घटित होने वाली सभी दशाओं की उपस्थिति के ही कांग्रेस की स्थापना और आगे किसी होने वाले विप्लव का टल जाना सेफ्टी वॉल मेथड की सत्यता का समर्थन भी करता है। और भी कुछ मत हैं, इन्हें भी देख लीजिए, इनको याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना मूल विचार कहाँ कैसे उत्पन्न हुआ, यह विवादास्पद विषय है और इस संबंध में कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं। सुरक्षा नली के रूप में आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय और सर विलियम विडरमन के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सुरक्षा नली के रूप में तैयार की गई थी और अंग्रेजों के शोषण अत्याचारों विशेष रूप से लिट्टन के दमनात्मक कार्यों से भारतीयों के रोष में निरंतर वृद्धि हो रही थी। और ह्यूम को गृह सचिव होने के कारण पुलिस की गुप्त रिपोर्टों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उसे भारत की आंतरिक भूमिगत षड्यंत्रों आदि के बारे में ज्ञान होता गया। और आप देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सुरक्षा साधन की आवश्यकता थी। ह्यूम का उद्देश्य एक राजभक्त राजनीतिक संगठन को स्थापित करना था जिसमें भारत के बुद्धिजीवी को अराजकतापूर्ण कार्यों से अलग रखा जा सके। तो अपने मतलब के लिए उनका कहना है कि इस संस्था की अंग्रेजों ने स्थापना की, लेकिन आप देखिए कि उल्टा पड़ गया, किया उन्होंने अपने लिए, लेकिन आगे चलकर उसका फायदा हमें मिला। एक और इसके बारे में कथन है, कल्याणकारी संस्था। एनी बेसेंट का कहना है कि उन्होंने भारत के कल्याण के लिए अखिल भारतीय संस्था की स्थापना का विचार बनाया। फिर आप देखेंगे कि एक और डफरेन का षड्यंत्र। एक कांग्रेस की प्रथम सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा 1898 ईस्वी में यह विचार प्रकट किया गया कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वायसराय लॉर्ड डफरेन का षड्यंत्रकारी विचार था और उसने ह्यूम से कहा था कि सामाजिक संस्था के पीछे जो ह्यूम का मूल विचार था के स्थान पर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की जाए। एक आप देखेंगे रूस का भय। नंदलाल चटर्जी ने 1950 में यह विचार व्यक्त किया कि रूस के भय के कारण कांग्रेस की स्थापना की गई थी और रूस ने 1884 में मर्व पर तथा 1885 में पंजदेह पर अधिकार कर लिया था और इससे इंग्लैंड में भारतीय साम्राज्य के बारे में चिंता हुई और इससे इंग्लैंड में भारतीय साम्राज्य के बारे में चिंता हुई। और भारत की राष्ट्रीय संस्था। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारत की राष्ट्रीय चेतना का स्वाभाविक विकास था और इन विद्वानों का मानना है कि ह्यूम पर सुरक्षा नली का आरोप लगाना और उसे साम्राज्यवादी रक्षक के रूप में चित्रित करना उचित नहीं है। वह एक उदारवादी व्यक्ति था और भारतीयों के प्रति उसने आरंभ में से ही मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया था और इसलिए उन्होंने भारतीयों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संगठन का सुझाव दिया था। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जितने लोग होंगे उतने विचार होंगे। तो कांग्रेस के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बातें कही। ठीक है, सभी को आप लोग याद रख सकते हैं। और आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की, तो मुझे लगता है बहुत ही विस्तार में आप लोग पढ़ते होंगे। अगर हम लोग कांग्रेस के शुरुआती योग की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लॉर्ड डफरेन उस वक्त भारत में ब्रिटेन के वायसराय थे जब कांग्रेस बनी और 25 दिसंबर 1885 को पूना में पार्टी का पहला सम्मेलन तय हुआ था, लेकिन बाद में से बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में 28 से 31 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था। पहले 3 दिन का सम्मेलन होता था साल में। ठीक है, और कांग्रेस के पहले सेशन में 72 सदस्य शामिल थे और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और बनर्जी ने बाद में 1892 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पारसी समुदाय की बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, व्यापारी और समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी ने आप देखेंगे 1886-1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी और 1888 में आप देखेंगे जॉर्ज
यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और आप देखिए कि 1889 और से 1899 के बीच विलियम बिडरमन सर की उपाधि पाने वाले फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लो, अल्फ्रेड वेब, राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आगा खान के अनुयायी रहमतुल्लाह सयानी, स्वराज का विचार देने वाले वकील सी शंकरन नायर, बैरिस्टर आनंद मोहन बोस और सिविल अधिकारी रोमेश चंद्र दत्त कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर आप लोग जानना चाहें तो जान लीजिए, वरना मुझे लगता है कि जिस अध्यक्षता में कुछ अच्छा काम हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उससे जुड़े हुए हैं, तो उस अध्यक्ष के बारे में जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। कहाँ हुआ ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इतने सारे याद रख पाना मुश्किल भी होता है, हर किसी के लिए मुश्किल होता है। इसके बाद हिंदू समाज सुधारक सर एन.जी. चंदावरकर, कांग्रेस के संस्थापकों में सुमार देंसा एलोलजी वाचा, बैरिस्टर लाल मोहन घोष और सिविल अधिकारी H.J.S. कॉटन। गरम दल और नरम दल में पार्टी के टूटने के वक्त गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप देखिए कि 1906-7 की बात हो रही है। और वकील रासबिहारी घोष, शिक्षावेदन मदन मोहन मालवीय, B.N. दार, सुधारक राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, भूपेंद्र नाथ बोस, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले भारतीय सदस्य बनने वाले S.P. सिन्हा, APAC मजूमदार, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, सैयद हसन इमाम और भारतीय राजनीति में नेहरू परिवार के पूर्वज मोतीलाल नेहरू 1900 से लेकर 1920 के 20 कई अध्यक्ष इस तरह के लोग रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि गांधी युग आ जाता है। और कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि साल 1915 की बात, कि उस समय 1915 में अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। का प्रभाव राजनीति कांग्रेस की विचारधारा और आंदोलन तय करने में 1920 के आसपास से साफ दिखना शुरू हो जाता है, जो गांधी के जीवन के कुछ बाद भी रहा। और 1920 से भारत की आज़ादी यानी कि 1947 के बीच इस योग को माना जाए तो इस योग में पहले कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब केसरी लाजपत राय थे, जिन्होंने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी समय को आप देखिए गांधी योग भी कहते हैं, योग। ठीक है, गांधी का समय। इसके बाद स्वराज संविधान बनाने में अग्रणी रहे सी विजय राघवाचार्य, जामिया मिलिया के संस्थापक हकीम अजमल खान, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जोहर, भारत रत्न और कवि पत्रकार शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1924 में केवल एक बार गांधी जी ने भी इसकी अध्यक्षता की है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से कांग्रेस की ऐतिहासिक स्वदेशी और सविनय अयोग्या और आप देखेंगे असहयोग आंदोलनों की नींव पड़ी और गांधी का प्रभाव उनके अध्यक्ष ना रहने पर भी बना रहा। और फिर सरोजिनी नायडू मद्रास के एडवोकेट जनरल रहे, एस श्रीनिवासन निवास अयंगर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, मुख्तार अहमद अंसारी गांधी के अनुयायी, जवाहरलाल नेहरू वास्तव में 1929 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन चुने नहीं गए थे बल्कि मोतीलाल नेहरू के प्रभाव के चलते बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नीली सेनगुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी के अनुयायी JB कृपलानी भारत को आज़ादी मिलने तक इस तरह के कई अध्यक्ष आप देखेंगे बने रहे। अब बात करें कांग्रेस का, गांधी युग खत्म होता है, नेहरू युग शुरू होता है 1948 और 49 के बीच की बात है, जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। उसके बाद आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री भी बना दिया जाता है। तो 1948-49 में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और यही वो साल था जब गांधी की हत्या हो चुकी थी। और गांधी का प्रभाव खैर आज तक भी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति पर है। और आप देखते हैं कि उनके नाम पर कितनी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक रोटियां भी सेंकती रहती हैं, उनकी विचारधारा की बात करती हैं, लेकिन उनका विचारधारा से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, केवल वोट बैंक के लिए। उनकी हत्या के बाद कांग्रेस का नेहरू युग शुरू हो जाता है और पहले प्रधानमंत्री बन चुके नेहरू के समय में जिस साल संविधान लागू हुआ यानी 1950 में, कांग्रेस के अध्यक्ष हिंदी सेवी और साहित्यकार पुरुषोत्तम दास टंडन थे और 1951 से 1954 तक खुद नेहरू अध्यक्ष भी रहे। एक बात और यहाँ बता देता हूँ, देखिए 15 अगस्त 1947 को तो हमें आज़ादी मिल गई, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था,
लेकिन पूरी तरह से गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेहरू युग में आप देखेंगे 1950 से 1955 से 1959 तक यूएन देवार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1959 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनती हैं, बाद में वो कांग्रेस अध्यक्ष रही। और 1960 से 1963 तक नीलम संजीव रेड्डी रहते हैं। नेहरू की डेथ के बाद साल 1964 से 1967 तक किंग मेकर कहे जाने वाली कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। के कामराज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेहरू की डेथ के बाद 1964 में हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस का अगला इंदिरा गांधी युग लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद शुरू होता है। और कांग्रेस का अगर हम लोग इंदिरा योग देखें तो आप देखेंगे कि साल 1966 में पहली बार देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी बनती हैं। और कामराज के साथ उनका सत्ता संघर्ष काफ़ी चर्चित भी रहा है। और इसके बाद ही इंदिरा की लीडरशिप और लोहे महिला होने के सबूत मिलने लगे। इंदिरा गांधी के प्रभाव के समय 1968 से 69 में निजालिंगप्पा और 1970 से 71 में बाबू जगजीवन राम, 1972 से 74 में तक शंकर दयाल शर्मा, 1975 से 77 तक देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1975 से 77 यही वह साल था जब आप देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। 1971 वही साल था जब आपने देखा होगा पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। फिर आप देखेंगे 1977 से 78 के बीच केबी रेड्डी ने कांग्रेस को संभाला, लेकिन इमरजेंसी के बाद कांग्रेस टूटी तो 1978 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वाली कांग्रेस की अध्यक्ष खुद बनी रही। और एक छोटा सा वक्त छोड़ दिया जाए तो 1984 में अपनी हत्या के पहले तक इंदिरा ही अध्यक्ष रही। लेकिन आप देखेंगे इमरजेंसी के बाद जो हमारे देश में आम लोकसभा जो चुनाव हुए, आम चुनाव, उसमें इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई थी। और आप देखिए कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह से अपनी सीट मतलब चुनाव हार चुकी थी। ठीक है। और गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी कांग्रेस ने करीब 15 साल तक इंदिरा गांधी योग देखा। और इसके बाद कुछ जानकार कहते हैं कि राजीव गांधी का योग भी शुरू हुआ। लेकिन राजनीतिक प्रभाव और अवधियों को देखा जाए तो इस अगले युग को नेहरू गांधी परिवार युग कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आप देखिए अध्यक्ष कोई भी रहे, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, लेकिन दबदबा नेहरू मतलब गांधी परिवार का ही देखने को मिलेगा। और कांग्रेस का गांधी परिवार अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1985 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी, जब राजीव गांधी की हत्या होती है तब फिर कांग्रेस के सामने अध्यक्ष को लेकर संकट खड़ा होता है। और शुरुआत में सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने में रुचि नहीं दिखाई, लेकिन 1992 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। और 1996 से 1998 तक गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले सीताराम केसरी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद नाटकीय स्थिति में सोनिया गांधी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ। और 1998 से 2017 तक करीब 20 साल तक सोनिया ही कांग्रेस की अध्यक्ष रही। और आपने देखा होगा राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते हैं, लेकिन 2019 में आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, और इसमें कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद राहुल गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की और कहा कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के नेता को होना चाहिए। और ये मांग आप देखेंगे पहले भी कई बार उठती रही है कि परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए। और तब से अभी तक आप देख रहे हैं कि कस कस बना हुआ है। और कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी बगावत बनी हुई है। और इससे स्थायी और गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष कब मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि अगर विपक्ष कमज़ोर रहता है तो ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए एक तरह से खतरा रहता है। और अगर विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र के लिए और आप देखेंगे कि देश के लिए अच्छी बात रहती है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आप कांग्रेस सुधार करती है या नहीं करती है। चलिए खैर, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आगे आने वाले समय में और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।